वेलकम, वेलकम, वेलकम। तो आज आ गए हम टेन्योर एपिसोड में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर नंबर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 3000 साल पहले हमने पाया कि राजाओं के चयन के तरीके में कुछ बदलाव हुए थे। तब कुछ लोगों को बहुत बड़े बलिदान करके राजा के रूप में पहचाना जाता था। तो यानी कि उन्होंने कहीं युद्ध लड़ा होगा, कितने लोगों की जानें गई होंगी, जिस जानों के बाद वो राजा बने होंगे। तो ये सारे बहुत सारे उन्हें परिश्रम करने पड़ते थे, बलिदान देने पड़ते थे। यानी कि इन सबको करने के बाद उन्हें बहुत बड़े बलिदान देने पड़ते थे। ठीक है, अश्वमेध या घोड़े की बलि एक ऐसा ही अनुष्ठान था जिसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और राजा के लोग उसकी रक्षा करते थे। यानी कि एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से वो जहां मन में चाहे वहां जाए, ठीक है, उसे घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और उस घोड़े की रक्षा कौन करता था? राजा के लोग। ठीक है, अगर घोड़ा दूसरे राजा के राज्य में चला जाता, यानी कि घोड़ा दूसरे राजा के राज्य में चला जाता, तो वे उसे रोकते, तो उन्हें युद्ध करना पड़ता। अगर घोड़े को वो अपने राज्य में नहीं जाने देते तो उन्हें युद्ध करना पड़ता। अगर वे घोड़े को जाने देते थे तो इसका मतलब था कि वे स्वीकार करते हैं, वो ये बात मान लेते हैं कि जिस राजा का घोड़ा है वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, कि जिस राजा का घोड़ा है वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। बाकी के राजा ये चीज एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, फिर इन राजाओं को बलि में आमंत्रित किया जाता था, यानी कि उस जो अनुष्ठान होता था उसमें हर राजा को बुलाया जाता था। ठीक है, आमंत्रित किया जाता था। बलि का आयोजन करने वाला राजा को बहुत शक्तिशाली माना जाता था और आने वाले सभी लोग उसके लिए उपहार लेकर आते थे। कोई भी किसी के फंक्शन में जाता है तो कोई खाली हाथ तो जाता नहीं है। ऐसे ही उस टाइम पे भी जब भी कोई राजा उनके अनुष्ठान में, उसके यज्ञ में आते थे तो वहां पे के लिए वो लोग कुछ ना कुछ उपहार लेके आते थे। ठीक है, अश्वमेध का आयोजन क्यों किया जाता था? है ना, कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? प्राचीन समय में राजा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। वो अपने आप को पावरफुल प्रूव करने के लिए वो इस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। इस यज्ञ में एक घोड़े को राजा के लोग की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मैंने अभी बताया ना आपको। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता है कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा है वो उनसे ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। जिन राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली उन्हें यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जिन राजा ने ये मान लिया कि जिसका घोड़ा है वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, तो वो उन्हें यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। बड़े बड़े साधु संत लोगों के द्वारा ही इस यज्ञ को संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ये तो मैंने आपको बताया ना, सारे राजा जितने भी लोग आते थे वो लोग उपहार लेके आते थे। जनपद, बड़े बड़े बलिदान करने वाले राजा को तब जनों के बजाय जनपद के राजा के रूप में पहचाना जाता था। यानी कि जनपद शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि बात करते हैं हम जनपद क्या होता है। वे भूमि जहाँ जन ने अपना पैर रखा और बस गए, यानी कि वह भूमि जहाँ पर कोई भी राजा खड़ा हुआ और वहीं पर बस गया। ठीक है, उसे हम जनपद कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों में कई बस्तियों की खुदाई की है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इन जनपदों में जो जो जनपद थे पहले के, उनमें बस्तियों की खुदाई की है। वहां पे कई बस्तियों के एविडेंस मिले हैं। जैसे कि दिल्ली में पुराना किला दिल्ली में पुराना किला जो है, यहाँ पे भी उन्हें एविडेंस मिले हैं कि ये एक, इसके अंदर भी बस्तियां रहा करती थी। ठीक है, मेरठ के पास एक हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा है। यहाँ पर इन्हें एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे कुछ तरीके की जनपदों की बस्तियां बस्तियां मिली उन्हें यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने पाया कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। उन्होंने क्या पाया? लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे। तथा मवेशी यानी कि गाय, भेड़, बकरी ये भी चराते थे और अन्य पशु भी पालते थे। वे चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी विभिन्न फसलें भी उगाते थे। वो कौन-कौन सी फसल उगाते थे? बहुत सारी फसलें उगाते थे। जैसे जो मेन है चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों, उन्हें भी उगाते थे। ठीक है, वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे जिसमें वो खाना परोसते होंगे, खाना पकाते होंगे। ठीक है, ये भी एविडेंस मिले हैं। इन स्थलों पर पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के बर्तनों को चित्रित ग्रेवेयर के नाम से जाना जाता था। यानी कि उस टाइम पे एक प्रकार के बर्तन हुआ करते थे, जैसे मान लो ये मटका है, ठीक है? उसके ऊपर उसके ऊपर कोई चित्र बना होता था। जैसे मान लो ऐसे-ऐसे कोई चित्र बना हुआ है, ठीक है? तो वो चित्रों के नाम से जाने जाते थे। उस टाइम के जो चित्र होते थे उन्हें ग्रेवेयर के नाम से जाना जाता था। ठीक है? महाजनपद, लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाता था।
अधिकांश महाजनपदों में एक राजधानी शहर था। इनमें से कई किले बंद थे, यानी कि किले थे चारों तरफ से, जैसे ये देख रहे हो ये एक किला है। उसके अंदर छोटी-छोटी दुकानें होती थी, राजा के महल होते थे, राजा की सारी चीज़ें होती थी, ऐसे भी होता था, ठीक है? इनमें से कई किले बंद थे, जिसका अर्थ है कि उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की विशाल दीवारें बनाई गई थी। ऐसे बताया ना, ऐसे यहाँ बहुत बड़ी-बड़ी दीवारें थी, उसमें लोग रहा करते थे, इसमें ही सारी उनकी सब चीज़ें होती थी। महाजनपद के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? यानी कि महाजनपद के राजा और ऋग्वेद के राजा में क्या डिफरेंस था? ऋग्वेद के राजा के बारे में हमने पढ़ा था कि राजा जो ऋग्वेद के होते थे, उनके पास कोई सेना नहीं थी, उनके पास कोई महल नहीं था, उनके पास कोई मतलब ये नहीं था कि वो लड़ाई करे या कुछ करे, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है ऋग्वेद में। लेकिन महाजनपद की बात करें तो महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे, इनके बड़े-बड़े किले होते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता पड़ होती थी। इसलिए इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अब वो कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए कर्मचारी चाहिए ना, इसलिए उनके पास कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय-समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। और हमने ये भी देखा था कि जो ऋग्वेद के राजा थे वो कर वसूलते नहीं थे, लेकिन महाजनपद के राजा कर वसूलते थे। वो किसी के लाए हुए उपहारों पर निर्भर नहीं रहते थे, उसके बदले वो कर वसूल कर अपने राज्य को चलाते थे। कर यानी कि टैक्स। महाजनपद के शासक विशाल किले बनवा रहे थे और बड़ी सेना रख रहे थे, इसलिए उन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने नियमित कर वसूलना शुरू कर दिया। यानी कि जितना जो दाम होता था किसी भी चीज का, उसका भी ज्यादा पैसा लेने लग गए थे वो लोग। फसलों पर कर फसलों पर कर लोगों से वसूला जाता था, क्योंकि ज्यादातर लोग किसान थे। उस टाइम में लोग ज्यादातर किसानी करते थे, तो उस पे भी कर वसूलते थे। आमतौर पर कर उत्पादन का 1/6 का 1/6 हिस्सा तय किया जाता था। यानी कि जैसे 6 हिस्सा हुआ है, यानी कि देखो 6 हिस्सा हुआ है, ठीक है? तो उसमें से 5 हिस्सा जो होगा वो किसान, 5 हिस्सा कौन रखेगा? ये देखो 6 हिस्सा हुआ, इसमें से 5 हिस्सा किसान का होगा और 1 हिस्सा जो होगा वो राजा को देना ही पड़ेगा। ठीक है? इसे भाग या हिस्सा कहा जाता था। शिल्पकार पर भी कर लगाया जाता था, जो डिजाइनिंग वगैरह करते थे उन पे भी कर लगाया जाता था। ये कर श्रम के रूप में भी हो सकता था। पशुपालकों से पशुओं और पशु उत्पादों के रूप में भी कर चुकाने की अपेक्षा की जाती थी। जो लोग जानवर पालते थे ना, लोग उन राजा उनसे भी कर लेता था। व्यापार के माध्यम से खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। यानी कोई भी चीज़, यानी कि मान लो आप एक फल खरीद रहे हो तो उस पे भी टैक्स लगेगा, एक फल बेच रहे हो तो उस पे भी टैक्स लगेगा। ये मान सकते हो जैसे आज के टाइम पे जो जीएसटी हो रखा है ना, जैसे एक गुड सर्विस टैक्स हो रखा है, ऐसे उस टाइम पे भी एक टैक्स हुआ करता था, मतलब कर हुआ करता था जिसे हम कहते हैं। वो टैक्स राजा किसी भी चीज़ पे खरीदने पे, बेचने पे, जानवर रखने पे, यानी कि फसल होने पे, डिज़ाइनिंग करने पे, हर चीज़ पे लगाता था, ठीक है? शिकारियों और संग्राहकों को भी कर के रूप में राजा को वन उपज उपलब्ध करानी पड़ती थी। आसपास कृषि में 2 बड़े परिवर्तन हुए, ठीक है? हमने देखा कि महाजनपद आते-आते कृषि करने में 2 बड़े परिवर्तन चेंजेस हुए थे, ठीक है? यानी कि हम बात करें लोहे के हलों का बढ़ता प्रयोग। इसका अर्थ है कि भारी चिकनी मिट्टी को लकड़ी के हलों की तुलना में बेहतर ढंग से पलटाया जा सकता था। यानी कि जब भी हम देखते हैं कि बीज बोनी होती है तो लोग गाँव में हलों का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, बीज अच्छे से हो जाती है और चिकनी मिट्टी उसके ऊपर दोबारा वापस डाल सकते हैं। यानी कि मिट्टी उसके ऊपर वापस डाल सकते हैं। इसमें ईज़ी होता था, ठीक है? जिससे अधिक अनाज पैदा किया जा सकता था। लोगों ने धान की रोपाई शुरू कर दी थी, यानी कि लोगों ने धान की खेती शुरू कर दी थी। इसका मतलब था कि ज़मीन पर बीज बिखेरने के बजाय पौधे उगाए गए और फिर उन्हें खेती में रोप दिया गया। जिसने धान की खेती देखी होगी ना, उसको पता होगा कि धान 3 प्रोसेस से होता है, ठीक है? तो पहले बीज बोते हैं, फिर पेड़ निकलता है, ये भी एविडेंस पाए गए। पौधे उगाए गए थे, यानी कि वो बीज बिखेरने के बजाय, यानी कि बीज ऐसे ही खेत में डालने के बजाय वो पौधे भी उगाने लग गए थे। एक जगह उगा के दूसरी जगह बड़े-बड़े पेड़ उगाने लग गए थे। ऐसे एविडेंस मिले हैं। प्राचीन भारत में जनपदीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण जनपद, यानी कि लगभग 2300 साल पहले मध्य भारत में जनपद वाली व्यवस्था प्रकाश में आती है। जिनमें से कुछ शक्तिशाली जनपद मगध, वैशाली, विजय, कौशल और कौशाम्बी आदि उल्लेखनीय हैं। इन सब जनपदों ने मिलकर एक गणराज्य की स्थापना कर ली थी, यानी कि इन सारे जनपदों ने मिलकर क्या करी थी, एक गणराज्य की स्थापना कर ली थी, ठीक है? जिसमें गढ़ प्रमुख का चुनाव बारी से होता था, यानी कि पहले इसका, फिर उसका, फिर इसका, ऐसे करके सबके चुनाव हुआ करते थे,
ठीक है? इसको दुनिया का सबसे पहला गणराज्य होने का गौरव भी प्राप्त है। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? वर्ण व्यवस्था उच्च पद पर आसीन ब्राह्मणों द्वारा निर्मित व्यवस्था है, जिससे वे और शासक वर्ग दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। यानी कि ये बताया गया है, वर्ण व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो ब्राह्मण होते हैं और जो राजा होते थे, वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल प्रूफ कर सके। ठीक है, इसलिए भी वो ये वर्ण व्यवस्था का लगाया करते थे। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। निम्न वर्ण के लोग के अधिकार का हनन होता था। यानी कि आज भी देखा होगा ना, ऊंची जात है, नीची जात है, ये ब्राह्मण है, ये कोई और जात है, ऐसे लोग आज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को ना बहुत तरीके से। तो ऐसे ही पहले भी हुआ करता था। जो ब्राह्मण होते थे वो मंदिरों में जा सकते हैं, वो नदियों पे जा सकते हैं, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन आम जनता पहले पूछा जाएगा आपकी जात कौन सी है। ठीक है, अगर आप नीची जात से हो तो आप नदी पे नहीं जाओगे, आप कुओं पे नहीं जाओगे। तो ऐसा लोग पहले बहुत ज्यादा लोगों ने डिफरेंस किए थे ऐसे लोगों में। ठीक है, निम्न वर्ण के लोगों के अधिकार का हनन होता था। तब उन पर कई प्रकार की पाबंदियां थी जिसमें उन्हें घुटन महसूस होती थी। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। यानी कि कोई इंसान, मान लो कोई यूपीएससी क्लियर कर लिया, लेकिन अगर उसकी कास्ट नीची कास्ट है, लोग कहेंगे अरे ये तो यही है, हम नहीं इसे अपने साथ में बैठाएंगे, हम नहीं खाना खाएंगे। ऐसे लोग बोलते हैं ना। लेकिन उसके पोस्ट नहीं कोई देख रहा है, उसका जन्म का आधार देखा जा रहा है। ऐसा लोग करते थे पहले भी और आज भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आज चेंजेस हो गए, कम हो गए हैं, लेकिन लोग करते तो है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। यानी कि लेकिन कुछ लोग ये भी चाहते थे कि कोई भी जैसे पूजा पाठ करने का अधिकार सबका हो। भाई भगवान तो सबके है ना, कोई भी भगवान हो, भगवान सबके। ऐसा तो नहीं है सिर्फ पंडितों को ही अधिकार है कि पूजा करने का। तो ऐसा भी लोगों को ऐसे एविडेंस मिले हैं जो लोगों के ऊपर थे कि जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआ-छूत की आलोचना की। ऐसा भी देखा गया ना कि तुमने ये छू दिया, मतलब ऐसा पंडितों का मानना था पहले कि अगर आपने नदी छू दी तो नदी अशुद्ध हो जाएगी, उसके शुद्धिकरण करना पड़ेगा। ऐसा भी बहुत लोग बोलते थे, ठीक है? मगध मगध लगभग 200 वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। यानी कि मगध लगभग 200 वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी कई नदियां मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन नदियां कहाँ से बहती थी? वो मगध के बगल से होकर बहती थी। परिवहन, पानी की आपूर्ति, भूमि का उपजाऊ बनना, कैसे ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया था, ठीक है? परिवहन, आने-जाने के लिए आसानी हो गई, पानी की आपूर्ति थी, यहाँ पे 2 नदियाँ थी, गंगा और सोन नदी, इसलिए भी पानी की कमी नहीं होती थी। भूमि को उपजाऊ बनाना, यानी कि इस भूमि पे फसल उग सकती है। मगध के कुछ हिस्से जंगल से भरे हुए थे, जिनका इस्तेमाल घरों, गाड़ियों और रथों के निर्माण के लिए किया जाता था। इस क्षेत्र में लौह आश्रक की खदानें थी, यानी कि इस क्षेत्र में लोहे की खदानें भी मिली थी, जिनका दोहन मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था। ठीक है? जिसका अब लोहे का क्या बनाएँगे? हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे, इसलिए इनका यूज़ भी किया जाता था। मगध के 2 बहुत शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। कौन-कौन सबसे पावरफुल शासक थे? बिंबिसार और अजातशत्रु, जिन्होंने अन्य जनपद पर विजय पाने के लिए सभी संभव साधनों का प्रयोग किया। यानी इन्होंने जनपद पे विजय पाने के लिए इन्होंने जितना हो सका वो पूरा जी-जान लगा के उन्होंने जनपद पे प्रयोग पाया है। कौन-कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु। बिहार में राजगृह, वर्तमान राजगीर, यानी कि जो बिहार में राजगृह है इस टाइम उसे राजगीर कहते हैं, कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी कितने सालों तक क्या थी? राजगीर, जो कि पहली राजगृह थी। ठीक है, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि पहले जो थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, बाद में उसे पटना बना दिया गया, पटना नाम दे दिया गया। वज्जी क्या होता है? वैशाली बिहार में अपनी राजधानी के साथ वज्जी एक अलग तरह की सरकार के अधीन था, जिसे गण या संघ के नाम से जाना जाता है। एक गण में कई शासक होते थे, हर एक को राजा के नाम से जाना जाता था। ये राजा मिलकर अनुष्ठान करते थे, ये सभाओं में भी मिलते थे और चर्चा और बहस के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। इसमें यह माना गया है कि एक गण में कई शासक होते थे, बहुत सारे शासक होते थे, बहुत सारे राजा होते थे, ठीक है? हर एक को राजा के नाम से जाना जाता था और सबको हर एक को राजा माना जाता था।
जो अपनी मतलब एक सभा होती थी, बैठते थे और ये बात करते थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, ठीक है? ये सारी बातचीत किया करते थे। तो फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो गया है, तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।